हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। ब्रेस्ट बेटा, नेक्स्ट टॉपिक। ब्रेस्ट बेटा जो होती हैं वो लोकेटेड होती हैं फर्स्ट से सिक्स्थ रिब के पास। जैसे ये फर्स्ट रिब है और यहाँ नीचे सिक्स्थ रिब्स है फीमेल में। तो ब्रेस्ट जो होती हैं अराउंड एमिनेंस होती हैं, जो कहाँ रखी होती हैं? ऑन पेक्टोरल मसल्स, located on pectoral muscles. ब्रेस्ट एक्चुअली होती दोनों सेक्सेस में है, बट ड्यू टू एस्ट्रोजन ये साइज बड़ा होता है फीमेल में। ब्रेस्ट के अंदर बेटा ये आगे वाला पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड एज निपल, और इसके ऊपर जो ब्राउन कलर का एरिया जो रहता है दैट इज नोन एज एरियोला। निपल एंड दैट एरिया इज कॉल्ड एज एरियोला। और ब्रेस्ट के अंदर क्या होता है? फैटी एंड कनेक्टिव टिश्यू। इसके अंदर क्या क्या मिलेगा बेटा? फैटी एंड कनेक्टिव टिश्यू। और इसमें मिलेंगे बेटा मिल्क ग्लैंड्स। फैटी एंड कनेक्टिव टिश्यू एज वेल एज मिल्क ग्लैंड्स, दे आर कॉल्ड एज मेमरी ग्लैंड्स, जो मैमल की आइडेंटिफिकेशन है बेटा ये वाली। इसके बाद बच्चों जो मेमरी ग्लैंड होती है एक्चुअली दे आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स। दे आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स। और ग्लैंड्स जो ओपन होती है निपल में, यहां पे लेप्टिफेरस डक्ट्स में ओपन होती है। जो निप्पल में ओपन होंगी लेप्टिफेरस डक्ट्स के अंदर ओपन होंगी। अब जो नर्सिंग मदर होती हैं, यानी जिन मदर ने बच्चों को दूध देना है, उनके अंदर बेटा 1 से 2 लीटर मिल्क डेली प्रोड्यूस होगा पर डे, 1 to 2 लीटर्स ऑफ द मिल्क। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है प्यूबर्टी कब आती है फीमेल में? फीमेल के अच्छा मिल्क रिलीज कौन सा हार्मोन करवाता है? ऑक्सीटोसिन, और प्रोलैक्टिन इसके अंदर फॉर्मेशन करवाता है मिल्क के। अब बेटा नेक्स्ट है कि प्यूबर्टी कब आती है और कैसे आती है? प्यूबर्टी की एज, प्यूबर्टी मतलब ऑनसेट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी। फीमेल के अंदर जो प्यूबर्टी की एज होती है दैट इज ऑफ 13 इयर्स, और प्यूबर्टी स्टार्ट 13 इयर्स में होती है। और कैसे स्टार्ट होती है? जब पिट्यूटरी ग्लैंड फीमेल के अंदर एक हार्मोन रिलीज करती है बेटा एफएसएच, यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये ओवेरी में जाके और फॉलिकल्स को तैयार करवाता है। तो जब ग्राफियन फॉलिकल्स को यानी ओवेरियन फॉलिकल्स को प्रिपेयर करवाता है तो इनसे एक हार्मोन निकलता है बेटा एस्ट्रोजन। मतलब गर्ल्स में जो प्यूबर्टी स्टार्ट होगी वो अभी बताया मैंने बेटा 13 इयर्स की एज में स्टार्ट होगी। 13 इयर्स की एज में होता क्या है, स्टार्ट कैसे होगा, ट्रिगर कैसे होगा? तो प्यूबर्टी के लिए पिट्यूटरी एक हार्मोन रिलीज करेगी एफएसएच। ये ब्लड में आने के बाद ओवेरी पे एक्ट करता है। ओवेरी में ये ग्राफियन फॉलिकल तैयार करवाता है। ग्राफियन फॉलिकल एस्ट्रोजन को रिलीज करवाता है, और ये जो हार्मोन होता है ये फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स को डेवलप करवाएगा, यानी ब्रेस्ट को डेवलप करवा दिया, जैसे फैट्स थाइज में डिपॉजिट करवा दिए, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डेवलप करवा देगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप हो जाएगा बेटा इससे। तो क्या क्या पार्ट करवाएगा? ग्रोथ ऑफ दी ब्रेस्ट करवा देगा बेटा, एक्सटर्नल जेनिटेलिया की ग्रोथ करवा देगा। कौन? एस्ट्रोजन। ब्रॉडनिंग ऑफ पेल्विस हो जाएगा, प्यूबिक हेयर ग्रो हो जाएंगे, फैट डिपॉजिट हो जाएगा। तो पिट्यूटरी क्यों निकालती है इस हार्मोन को? क्योंकि हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन आता है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, तो उसके कारण पिट्यूटरी एफएसएच रिलीज करवाती है बेटा। एक और हार्मोन आता है इससे, कौन सा? एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। उसका फंक्शन क्या है? वो ओव्यूलेशन करवाता है। आगे पढ़ेंगे हम चैप्टर में जब
मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे बेटा। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है कि फीमेल के अंदर जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है तो इसको कहते हैं बेटा मेनार्क, प्यूबर्टी के साथ ही स्टार्ट हो जाएगी। और फीमेल में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है दैट इज मीनोपॉज। 45 से 50 इयर्स की एज में मेंसेस जो होते हैं फीमेल के वो बंद हो जाते हैं। मेल के अंदर तो होल लाइफ प्रोसेस चलता है बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस का, बट फीमेल के अंदर 45 से 50 इयर्स की एज तक ही चलता है। अब इसके बाद है बेटा नेक्स्ट टॉपिक आपकी बुक में गेमिटोजेनेसिस। गेमिटोजेनेसिस एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसका मतलब है फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गेमीट्स, यानी दोनों ऑर्गन्स में, लड़कों में टेस्टिस में, लड़कियों में ओवेरी में हैप्लॉइड गेमीट्स बनते कैसे हैं। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड, process of formation of haploid gametes from undifferentiated diploid germ cells, मतलब कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं दोनों सेक्सेस में, टेस्टिस और ओवेरी में, जो डायप्लॉइड नंबर है जर्म सेल्स का, इससे हैप्लॉइड बनने का प्रोसेस जो होगा इसको हम कहेंगे गेमिटोजेनेसिस। क्योंकि ये दोनों सेक्सेस में चलता है, जब मेल में चलेगा तो इसका नाम अलग है, फीमेल में अलग है। मेल में इसको कहेंगे बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल में कहेंगे बेटा oogenesis, oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। दोनों प्रोसेसेस, चाहे वो oogenesis है चाहे वो स्पर्मेटोजेनेसिस है, दोनों प्रोसेसेस में 3 स्टेप्स चलते हैं बच्चों। पहला स्टेप चलता है मल्टीप्लिकेशन फेज, ये माइटोसिस से चलता है। नॉर्मल जो डायप्लॉइड सेल्स होती हैं वो माइटोटिकली डिवाइड करती हैं। सेकेंड फेज चलता है बच्चों ग्रोथ फेज, और थर्ड फेज जो होता है वो आता है बेटा मैच्योरेशन फेज। तो मेल के अंदर ये तीनों स्टेप्स कैसे चलते हैं वो अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। कौन कौन सा बेटा? मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ और मैच्योरेशन फेज। तो मेल में प्रोसेस को क्या कहेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। देखो बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट्स, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स कैसे होंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस होता कहां है? ये चलता है बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस। चलेगा कैसे? इसमें आपको याद हो तो हमने यूं पढ़ा था ना कि यहाँ पे ये सेल्स होती हैं, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। ये कौन सी थी? जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स। ये कौन सी थी? सर्टोली सेल्स। तो ये सेल्स कैसी होती हैं? डायप्लॉइड होती है। तो पहला स्टेप जो मैंने आपको बताया था अभी, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होगा कि ये सेल्स डिवाइड करेंगी माइटोसिस से और यहाँ पे कुछ नई सेल्स आ जाएंगी। इन नई सेल्स को, जो कि माइटोसिस से आई हैं, प्राइमरी जर्म सेल से, इनको हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। These cells are called as स्पर्मेटोगोनी। किससे बनी है ये? प्राइमरी जर्म सेल से, या आप इनको कह दो मदर सेल्स। इनका नंबर क्या था? 2n, और इनका नंबर भी क्या है? 2n। तो मतलब ये किस प्रोसेस से बनी है? माइटोसिस से। तो स्पर्मेटोगोनिया फॉर्मेशन चलता रहेगा। कहां पे?
टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। इसके बाद बच्चों सेकंड फेज, ये तो फर्स्ट फेज कंप्लीट हो गया, सेकंड फेज है ग्रोथ फेज। अब ग्रोथ फेज में क्या होगा, ग्रोथ फेज में जो लास्ट फेज के अंदर बने थे स्पर्मेटोगोनिया, ये सेल्स अब साइज में बड़ी होती हैं। देखो ये स्पर्मेटोगोनिया, मान लो जैसे ये सेल का साइज बड़ा हो गया, तो जैसे ही सेल का साइज बड़ा होता है, अभी और कोई क्रोमोसोम में चेंज नहीं आया बेटा, spermatogonial cells with the diploid number they get increased in their size। जब इनका साइज बड़ा हो गया तो हमने इनका नाम अब नया दे दिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो पहला फेज क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन, जिसमें माइटोसिस से जर्म सेल से डायप्लॉइड सेल से बनती हैं, जिनका नाम क्या रखा हमने, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया बनी माइटोसिस के प्रोसेस से। सेकंड प्रोसेस हुआ कि इनका साइज बड़ा हो गया। इस ग्रोथ फेज में नई सेल्स का क्या नाम है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। ये बड़ा जरूरी है बेटा, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, कि स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के बनने के प्रोसेस को स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहते हैं। इसके बाद बच्चे थर्ड फेज, इसके बाद क्या होगा, थर्ड फेज आता है बच्चों मैच्योरेशन फेज। थर्ड फेज इज maturation phase। What happens in this maturation phase? These primary spermatocyte cells, देखो primary spermatocyte cells, यहां पे प्रोसेस चला मियोसिस 1 का। मियोसिस 1 से जो दो नई सेल्स बनती हैं, अब इनका नाम हो गया बेटा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। देखो स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बने, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो बनते हैं वो किस प्रोसेस से बने हैं, मियोसिस फर्स्ट से बने हैं। मियोसिस फर्स्ट के बाद यहां पे मियोसिस सेकंड होता है बेटा। मियोसिस सेकंड में यहां पे 4 हैप्लॉइड सेल्स आ गई। अब जो ये नई सेल्स आई हैं, इनका नाम है बेटा स्पर्माटिड। तो क्या ये स्पर्म्स है, नहीं, अभी ये स्पर्म्स नहीं है, ये अभी सिर्फ हैप्लॉइड सेल्स बनी हैं। अब इनका स्पर्म बनने का प्रोसेस सेकंड है। जो स्पर्मेटोजोआ बनने का प्रोसेस है, उसमें इन सेल्स के अंदर कुछ चेंजेस होंगे, जिन चेंजेस के बाद ये स्पर्म की फॉर्म में आ जाएंगे। वो चेंजेस कौन करवाएगा, सर्टोली सेल्स करवाएंगे बच्चों। सर्टोली सेल्स इनके अंदर वो चेंजेस करवाती हैं। तो ये प्रोसेस कौन सा हो गया, मैच्योरेशन का। मैच्योरेशन के फेज में क्या बन गए, स्पर्मेटिड्स बन गए बेटा। स्पर्मेटिड्स के बाद फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। अब स्पर्मेटोजोआ जो बनते हैं एक्चुअली वो स्पर्मेटिड्स से बनते हैं। स्पर्मेटिड्स जो मॉडिफाई होंगे, स्पर्मेटिड्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। इनमें क्या होगा, मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन कौन करवाएगा, सर्टोली सेल्स, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाएंगे। इनका नंबर भी कितना होगा, हैप्लॉइड, बस स्ट्रक्चर चेंज होगा और कुछ भी चेंज नहीं होगा बेटा, स्ट्रक्चर चेंज। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस, यस। तो इसमें, इस प्रोसेस में जो सर्टोली सेल्स होती हैं वो कुछ चेंजेस करती हैं। जैसे ये सर्टोली सेल्स है बेटा, ये साइड में प्राइमरी जर्म सेल्स हैं, ये वाली। तो यहां से स्पर्मेटिड बनने के बाद इसके साथ अटैच हो जाएगा। जब इसके साथ अटैच हो जाएगा तो उसमें कुछ चेंजेस आते हैं और वो कन्वर्ट हो जाता है स्पर्मेटोजोआ में।
क्योंकि सर्टोली सेल्स कुछ फैक्टर्स रिलीज करती है, जैसे एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज करती है, और सर्टोली सेल फैगोसाइटोसिस का काम भी करती है, और ये जब ट्रांसफॉर्मेशन करवाएगी तो जो वेस्ट होगा उसको इंगल्फ भी कर जाती है सर्टोली सेल्स। तो अब जब ये चेंज होगा इसके ऊपर, इसमें स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन आ जाएगा तो कैसा दिखेगा? तो ये स्ट्रक्चर बेटा ऐसा बन जाएगा। स्पर्मेटोजुआ जो चेंज हुआ स्पर्मेटिड टू स्पर्मेटोजुआ, इसमें एक्चुअली क्या क्या चेंजेस आए देखो। सेल वही है, ये हैप्लॉइड सेल, इसका न्यूक्लियस तो ऊपर आ गया देखो। ये इस सेल को क्यों नहीं भेजा बॉडी ने बाहर? ये सेल बाहर जा ही नहीं सकती, सर्वाइव नहीं कर सकती, उसके पास एनर्जी नहीं है, उसके पास फ्लोट करने के लिए टेल भी नहीं है, स्विमिंग नहीं कर सकती है। तो इसमें चेंजेस आए बेटा, जिसमें हेड ऊपर आ गया, बाद में नेक, नेक के बाद में मिडल पीस, मिडल पीस के बाद में बेटा देखो ये टेल। तो ये जो चेंजेस हैं एक्चुअली स्ट्रक्चर में पार्ट्स वही हैं, बस उनको मॉडिफाई कर दिया, उनकी लोकेशन चेंज कर दी। जैसे सबसे ऊपर जो पार्ट है दैट इज नोन एज एक्रोसोम, ये वाला। इसके बाद सेकंड पार्ट जो है बेटा वो है हेड। दिस इज हेड, दिस इज एक्चुअली मिडल पीस, इसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। दिस इज हेड, दिस इज नेक, दिस इज मिडल पीस, दिस इज टेल। अब बच्चों हेड में क्या होता है? दैट इज फ्लैट ओवल स्ट्रक्चर्ड होता है। इसके अंदर एक्चुअली ये न्यूक्लियस होता है हेड में। जो इस सेल का न्यूक्लियस था ना स्पर्मेटिड का, वो न्यूक्लियस यहां आ गया। ऊपर ये पार्ट क्या है? एक्रोसोम। तो इसमें एक तो हो गया न्यूक्लियस स्पर्मेटोजोआ में, और एक स्मॉल एंटीरियर पार्ट विच इज कॉल्ड एज एक्रोसोम। इसके अंदर तो डीएनए और बेसिक प्रोटीन्स आ गए न्यूक्लियस के अंदर। तो मिडल पीस के अंदर आपको पता है ये तो पावर हाउस हो गया, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया आ गए सारे। तो बेटा एक्रोसोम क्या होता है? ये वाला ऊपर, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बना हुआ होता है बेटा। इसका काम जब ये फर्टिलाइजेशन करेगा ना स्पर्म जा करके, तो ओवा की वॉल को हटाना है ताकि उसके अंदर स्पर्म एंटर कर पाए। देन बेटा नेक, बीच वाला पार्ट, यहां पे क्या होता है? ये बहुत शॉर्ट पार्ट है और इसमें दो सेंट्रियोल होते हैं इसके अंदर। नेक के अंदर सेंट्रियोल्स हैं। सेंट्रियोल्स राइट एंगल पे होते हैं। इनका काम क्या है? ये बाद में जब ये फर्टिलाइजेशन कर लेगा स्पर्म, तो जाइगोट की डिवीजन के लिए ये सेंट्रियोल्स रोल प्ले करते हैं। मिडल पीस मैंने आपको बताया इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसलिए हम इसको पावर हाउस कहेंगे। दिस इज कॉल्ड एज पावर हाउस। और पीछे बच जाती है टेल। टेल एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट है, इसके अंदर फाइन थ्रेड एक्सियल फिलामेंट होते हैं इसके अंदर, दैट इज एक्सियल फिलामेंट। और इसमें बचा हुआ साइटोप्लाज्म का पार्ट होता है। इसका पर्पस है कि इस स्पर्म को स्विम करवाना, फीमेल के पार्ट में जो लिक्विड होगा उसके अंदर स्विमिंग करेगा स्पर्म बेटा। तो यहां तक आपने स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट हो गया है, अंडरलाइन करना है, लर्न करना है। बहुत थोड़ा सा पार्ट बच गया चैप्टर का बेटा। एक तो oogenesis रहता है, इसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल, और लास्ट में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये 3 टॉपिक रहते हैं, उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर सिलेबस का एक ही चैप्टर बचता है ह्यूमन हेल्थ का, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, सॉरी। वो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।